नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अधिगम के लिए लर्निंग। उसमें हम अध्ययन कर रहे थे मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में। मूल्यांकन के क्षेत्र जो है, मूल्यांकन विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका दायरा क्या है, उसके बारे में। तो आर.एस. वर्मा ने मूल्यांकन के बारे में अपनी परिभाषा दी है। आर.एस. वर्मा के अनुसार मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। आर.एस. वर्मा के अनुसार मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को पता लगा सकते हैं। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसके आयामों का पता हम मूल्यांकन द्वारा लगा सकते हैं। ये आयाम शारीरिक भी हो सकते हैं, बौद्धिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, नैतिक क्षेत्र भी हो सकते हैं। इन क्षेत्रों से क्या है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व है उसके आयामों को हम पता लगा सकते हैं। मूल्यांकन का संबंध केवल छात्र की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से है। जब व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी बौद्धिक उपलब्धि ही मात्र नहीं है, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को उसमें दर्शाया जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व उसमें आ जाता है मूल्यांकन में। इस व्यक्ति का चरित्र क्या है, नैतिक क्या है, उनके शारीरिक क्या है, संवेगात्मक क्या है, बौद्धिक क्या है, ये सारी चीजें उस क्षेत्र में आ जाती है। फिर है रैमर्स एवं गेज। इन्होंने भी मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में परिभाषा दी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है। न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का रैमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। अतः मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के अग्रलिखित प्रमुख पक्ष आते हैं। जब वो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तो
तो उसके व्यक्तित्व, जो बालक का व्यक्तित्व है, उसके कुछ पक्ष है जिसको मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है, उनके बारे में अपने लिखते हैं, अध्ययन करते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत छात्र के व्यक्तित्व के अगर लिखित प्रमुख पक्ष आते हैं। व्यक्तित्व के जो ये पक्ष है जो मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पहला है ज्ञान। ज्ञान में क्या है, मूल्यांकन में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि छात्र ने विषय वस्तु के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है। जो सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु उसको दी हुई है, उस क्षेत्र के अंतर्गत उसने कितना ज्ञान अर्जित किया है, ये चीजें ज्ञान में आती है। नंबर 2 पे है बोध। बोध से तात्पर्य छात्र जो है सीखी हुई सामग्री की कितनी प्रकार से व्याख्या करने की क्षमता रखता है। मतलब जो चीजें बालक को सिखाई गई है, जिस चीज का उन्होंने अध्ययन किया है, उस चीज को एक्सप्लेन, विस्तारित और बच्चा कितनी प्रकार से कर सकता है, ये चीजें बोध के अंतर्गत आती है। नंबर 3 पे है सूचना। छात्र ने ज्ञान के संबंध में कितनी सूचनाओं का संकलन किया है। जो ज्ञान उसको दिया गया उसके संबंध में वो बच्चों ने और ज्यादा कितना ज्ञान अर्जित किया हुआ है, ये चीजें सूचना के अंतर्गत आती है। 4 पे है कुशलताएं। कुशलताओं का संबंध पाठ्य विषय से संबंधित कुशलताओं से है। जो पाठ्य विषय है, पढ़ने का जो विषय है, उससे संबंधित कुशलताएं कितनी अर्जित की है, कितनी कुशलताएं छात्र में है, ये चीजें कुशलताओं में आती है। 5 पे है प्रवृत्तियां, आदतें, स्वभाव। यह देखना कि छात्र की अपने विषय में, अपने मित्रों से, अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियां, विवृत्तियां, मूल्य है। छात्र जो है अपने सब्जेक्ट के दौरान अपने दोस्तों से, अपने विद्यालय में क्या प्रवृत्तियां रखता है, क्या इच्छाएं रखता है, क्या विवृत्तियां रखता है, ये चीजें जो है प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है। फिर नंबर 6 पे है बुद्धि। यह ज्ञात करना कि छात्र क्यों भूल करते हैं, त्रुटियों की क्यों पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब बालक जो है गलतियां क्यों करता है और उन गलतियों की बार बार पुनरावृत्ति क्यों करता है, उन गलतियों को बार बार दोहराता क्यों है, ये चीजें बुद्धि के अंतर्गत आती है। नंबर 7 पे है योग्यताएं। छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान करवाना। योग्यताएं सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की होती है। छात्र जो है उनको अपनी उपयोगिताओं का ज्ञान कराना। ये उपयोगिताएं सामान्य भी हो सकती है और विशेष प्रकार की भी हो सकती है, ये चीजें योग्यताओं में आती है। 8 पे है रुचियां। इनका संबंध किसी विषय वस्तु, विषय क्रिया को पसंद करने या ना करने से है। अभिरुचि परीक्षणों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। मतलब बालक को किसी विषय वस्तु, कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में क्रिया करनी है, उसको पसंद है या नहीं, और इन चीजों का जो है अभिरुचि परीक्षण किया जाता है बालक का, और इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है कि बालक को क्या पसंद है, इन क्रियाओं के बारे में क्या नहीं है, ये चीजें क्या रुचियों के अंतर्गत आती है। नंबर 9 पे है छात्रों की त्रुटियां, छात्रों की गलतियां। मूल्यांकन द्वारा छात्र की इस बात की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है। मूल्यांकन द्वारा हम बालक को यह अध्ययन करते हैं कि बालक बार बार गलती क्यों कर रहा है, और गलती करने के बाद उनका निराकरण कैसे किया जाता है, और उनके प्रयास करने चाहिए भी इनकी गलतियां बार बार दोहराई ना जाए, गलतियों में सुधार करें। ये छात्रों की त्रुटियों के अंतर्गत आता है। नंबर 10 पे है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मापन करना मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शारीरिक स्वास्थ्य बालक का कैसा है, ये मूल्यांकन के क्षेत्र में भी आता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास तथा निरीक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए उसे प्रश्न मानने की जो विधि है, प्रश्नावली उसका, और निरीक्षण पद्धति, जो निरीक्षण करते हैं उसकी पद्धतियां, उनकी जो बारीकियां हैं, उन तरीके हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका मापन किए बिना मूल्यांकन पद्धति अधूरी रह जाती है। मूल्यांकन का सबसे अहम क्षेत्र शारीरिक स्वास्थ्य है, जो पूरे व्यक्तित्व का क्षेत्र है, जिसका पूरे व्यक्तित्व को देखा जाता है। ये सब चीजें मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। इसके बिना जो है मूल्यांकन पद्धति अधूरी रह जाती है। फिर आगे हमारा टॉपिक है आकलन।
आकलन की अवधारणा, अर्थ। अधिगम प्रक्रिया में हम आगे बात कर रहे हैं आकलन की। आकलन की अवधारणा क्या है कि आकलन की अवधारणा का संबंध जो है अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करने से होता है। जो अधिगम करने की जो प्रक्रिया है इसमें उसकी गुणवत्ता और ज्यादा अच्छी हो और प्रभावशाली हो, उसको बढ़ाने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्र के अधिगम को उच्च स्थिति तक पहुंचाया जा सकता है। छात्र जो है, जो सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको और अच्छे स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है आकलन की प्रक्रिया में। जिस स्तर तक वह पहुंच सकता है, जैसे एक छात्र में दार्शनिक विचारों के प्रति सीखने की रुचि है, दार्शनिक विचारों को सीखना चाहता है बच्चा, दार्शनिक बनना चाहता है, तो छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। शिक्षक को क्या है, उसके सीखने के लिए दार्शनिक विचार जो सीख रहा है बच्चा, उसके लिए अधिगम प्रक्रिया, जो सीखने की प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जाए। भले ही हमारे पास कोई उत्पादन हो या ना हो दार्शनिक विचार से संबंधित, तो वो चीजें क्या आकलन के अंतर्गत आती है। फिर आकलन का अर्थ। आकलन का अर्थ अंग्रेजी के असेसमेंट, अंग्रेजी के असेसमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ निर्धारण भी हो सकता है, राय भी हो सकती है, आकलन भी हो सकती है। निर्धारण शब्द में मूल्यांकन एवं परामर्श दोनों का समावेश होता है। हिंदी में निर्धारण जो शब्द है उसमें मूल्यांकन भी जोड़ सकते हैं और परामर्श देना भी हो सकता है। जब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी तब तक निर्धारण या राय नहीं दी जा सकती। अतः निर्धारण या आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के बाद ही संभव होती है। आकलन की प्रक्रिया में आकलन का कार्य प्रत्येक छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। आकलन का जो कार्य है छात्र की शैक्षिक, जो शिक्षण की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए होता है। छात्रों में विविधताएं भी देखी जा सकती है कि सभी छात्र एक जैसे नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं होती है, उनकी रुचियां अलग होती है, उनकी बुद्धि अलग होती है, शारीरिक ढांचा अलग है उनका। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए विविध नीतियों एवं विधियों का निर्धारण करना सरल कार्य नहीं होता। तो उसके लिए सभी छात्रों के लिए एक जैसी नीतियां, विधियां सभी को निचोड़ करके निकाल करके निर्धारण करना एक जैसी बात सरल कार्य नहीं है, क्योंकि कक्षा के अंदर अगर 40 विद्यार्थी है तो सभी की बच्चों की मानसिकताएं अलग है, उसकी बुद्धि उपलब्धि अलग है, तो सभी को संजोड़ करके जोड़ करके उनकी इन विधियों का निर्धारित किया जाता है अभी आकलन कैसे किए जाए। अब है कि आकलन के उद्देश्य, आवश्यकताएं, महत्व। आकलन के उद्देश्य क्या है, आवश्यकताएं क्या है, महत्व क्या है। पहला है सरकारी नीतियों का विकास। पहला है सरकारी नीतियों का विकास। विद्यालयों में निर्धारण की प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र छात्राओं के लिए सरकारी नीतियों के निर्माण या विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। विद्यालय में क्या होता है, निर्धारण की प्रक्रिया का उद्देश्य यही होता है कि छात्रों के लिए सरकारी नीतियों के निर्माण, सरकार की जो नीतियां हैं उनका निर्माण करना, विकास का मार्ग, उनके विकास के लिए और कुछ क्या रास्ते हैं उनका मार्ग प्रशस्त करना है। जो भी नीतियां निर्धारित होती है उनका मूल्यांकन करने के बाद उनमें आवश्यकता के अनुरूप सुधार किया जाता है। जो भी सरकार द्वारा जो नीतियां निर्धारित है मूल्यांकन के बाद उसमें सुधार किया जाता है। बच्चों में ये कमियां हैं, उस नीति के अनुसार नहीं है, तो इससे नीतियां निरंतर रूप से विकसित होती रहती है, तो समसामयिक बनी रहती है, जो समय के अनुसार चलती रहती है और विकसित होती रहती है। नंबर 2 पे है आवश्यकताओं का ज्ञान।
आकलन या निर्धारण की प्रक्रिया से आवश्यकताओं का ज्ञान प्रत्येक शिक्षक को होता है। जब छात्रों के लिए विद्यालय में विविध नीतियों का निर्माण किया जाता है तो शिक्षक द्वारा उन सभी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया जाता है तो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होती है। नंबर 3 पे है अधिगम स्रोतों का विकास। आकलन की प्रक्रिया से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों की खोज की जाती है। इस प्रक्रिया से क्या है, छात्रों को सीखने के लिए और साधन क्या है उनकी खोज की जाती है, जिससे अक्षम एवं वंचित पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं उपयोगी बनाया जा सके। कक्षा के अंदर जो बालक पिछड़े हैं, अपवंचित है या अक्षम है, मतलब सीखने में सक्षम नहीं है, उन बालकों के लिए क्या यह उपयोगी बनाना, यह प्रक्रिया उपयोगी बनाना। इसमें अक्षमता के आधार पर ही अधिगम स्रोतों का निर्धारण संभव होता है। जो बालक का असक्षमता है, उस किन कारणों से असक्षम है, वो क्या उसके कारण है, उनके आधार पर ही क्या है अधिगम स्रोतों, सीखने के जो स्रोत है उनका विकास किया जाता है। नंबर 4 पे है अधिगम सूचनाओं का ज्ञान। आकलन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों की अधिगम संबंधी सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अनुरूप ही शिक्षक द्वारा व्यवस्था एवं नीतियां निश्चित की जाती है। जैसे एक छात्र का अधिगम स्तर पहले माह की तुलना में दूसरे माह में कम हो रहा है, इसकी सूचना आकलन द्वारा प्राप्त होती है। आकलन की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से क्या अधिगम सीखने की जो प्रक्रिया है, उनकी सूचनाएं हैं, उनको हम प्राप्त करते हैं और उसके अनुरूप ही जो छात्र के लिए शिक्षक की व्यवस्था करता है और नीतियां निश्चित करता है बालक को और कैसे अच्छा सिखाया जाए। और जैसे मान लो एक बालक है, उसका पहले महीने उसका अधिगम स्तर अच्छा था, अच्छा सीख रहा था, लेकिन दूसरे महीने में उसका स्तर कम हो गया। ये चीजें क्या है आकलन द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसके लिए शिक्षक का उन सभी उपायों को करना है, उन सभी उपायों को करता है शिक्षक, जिससे अधिगम स्तर उच्च हो सके। शिक्षक हमेशा ये प्रयास करता है जो बालक सीख रहा है उसका अधिगम स्रोत है या उसका अधिगम सीखने की जो प्रक्रिया है वो आगे और विकसित हो और बालक अच्छा सीखे और दिनों दिन हर मंथ उसमें विकास हो। नंबर 5 पे है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। आकलन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के लिए उन सभी संसाधनों की व्यवस्था की जाती है जो कि उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन सभी साधनों की पूर्ति की जाती है जो बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, उनके लिए आवश्यक हो। जैसे प्रत्येक प्रकार के बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जिसमें कक्षा में प्रत्येक बालक है अलग अलग स्तर के हैं, उन सभी बालकों के लिए व्यवस्था की जाती है, उनके साधनों की व्यवस्था की जाती है कि बालक ये प्रक्रिया अच्छे से कर सके और सीख सके। नंबर 6 पे है समावेशन को प्रोत्साहन। आकलन के माध्यम से समावेशन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या है समावेशन उसको प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे एक छात्र विद्यालय अनुशासनहीनता करता है, दूसरे छात्रों से झगड़ा करता है, तो शिक्षक द्वारा उस छात्र के व्यवहार के कारण को समझना होता है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा उसके व्यवहार की पुनः समीक्षा की जाती है।
अर्थात उसको विद्यालय व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है, साथ उसके व्यवहार को मर्यादित भी बनाया जाता है। आकलन के माध्यम से एडजस्टमेंट जो है वो भी बालक को सिखाया जाता है। जैसे पूरी कक्षा के अंदर एक बालक उद्दंडी बालक है जो दूसरे बच्चों से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तो शिक्षक का उद्देश्य यही होता है कि पहले उसके कारणों का पता लगाना, बालक की झगड़ा क्यों करता है, उसका आत्म स्वभाव है या किस कारण से करता है, फिर उस कारण को पता लगा करके उस कारण को दूर करना, और फिर पुनः जो विद्यालय का वातावरण है, पुनः अनुशासन का वातावरण है, उसके अनुसार उसको डालना। ये चीजें क्या समावेशन को प्रोत्साहन के अंतर्गत आती है। फिर नंबर 7 पे है अधिगम कार्यक्रमों का विकास। अधिगम कार्यक्रम का विकास भी आकलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रत्येक अधिगम कार्यक्रम की सफलता एवं उसकी असफलता के बारे में समीक्षा की जाती है तथा कार्यक्रमों में जो त्रुटियां होती है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिगम कार्यक्रमों का उपयोगी रूप विकसित होता है। जो अधिगम कार्यक्रम है उसमें क्या है, विकास भी आकलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि सफलता अधिगम जो कार्यक्रम है, सीखने का जो कार्यक्रम, उसमें सफलताएं क्या है और असफलताएं क्या है, और जो उस कार्यक्रम में त्रुटियां हुई है, गलतियां हुई है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस कारण इससे वंचित हुए हैं बालक, इस कारण उनको सीखने में बाधा आई है, उनको दूर करने के लिए इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। फिर 8 में है आकलन विधियों का विकास। जब विद्यालय में विविध प्रकार की रुचि, योग्यता एवं अक्षमताओं वाले छात्र होंगे तो उनके आकलन की विधियां भी विविध होगी। विद्यालय में मतलब विभिन्न प्रकार की रुचियां रखने वाले छात्र होते हैं, जिनकी योग्यताएं अलग होती है, उनकी क्षमताएं अलग होती है, तो उनके आकलन की विधियां भी अलग अलग होगी। और ये विधियां सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से अनेक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही समाकलन विधि का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें आकलन में किसी प्रकार की विकृति छात्रों में उत्पन्न न हो सके, छात्रों में कोई प्रकार की विकृति ना हो, भी इस दौरान बच्चों को सीखने में कठिनाई ना हो, तो ये आकलन विधियों का विकास इसमें किया जाता है। नंबर 9 पे है व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया का विकास। नंबर 9 पे है व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया का विकास। इसके अंतर्गत विद्यालय में किसी प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि बालक को किसी भी समूह में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। ऐसे छात्रों की खोज आकलन की प्रक्रिया के माध्यम से होती है। मतलब यह व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया ऐसी विधि है, उसमें उन बालकों को सम्मिलित किया जाता है जो अलग से हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक है या मंद बुद्धि बालक है, जो आम कॉमन विद्यार्थियों के साथ नहीं एडजस्टमेंट कर पाते, उनके लिए यह अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। नंबर 10 पे है छात्रों का समस्त विकास। आकलन की प्रक्रिया में छात्रों के विकास संबंधी सभी क्षेत्रों की सभी गतिविधियों का आकलन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी व्यवस्था संभव होती है, जिसके आधार पर सभी छात्रों को उनकी योग्यता एवं कौशलों को विकसित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आकलन की प्रक्रिया
प्रत्येक छात्र का समग्र विकास करती है। जो आकलन की प्रक्रियाएं हैं प्रत्येक बालक के विकास का मार्ग निश्चित करती है, प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी है, जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।